नमस्कार दोस्तों, CGPSC वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अध्याय 4 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम अध्याय 5 और अध्याय 6 पढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही चर्चा करेंगे हम, और मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आए हैं, वह भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। अगर स्पीड स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे ताकि आपका समय बचे। पहले देखते हैं अध्याय 5। ठीक है, अध्याय हमारा 5, इस पे बात करते हैं। अध्याय 5 में क्या है? लोक वित्त। ठीक है, क्या है हमारा? लोक वित्त। लोक वित्त में हम क्या पढ़ेंगे? तो अनुमानित बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्या की प्राप्ति हुई, इन सब पर चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे डेटा है लोक वित्त पे, तो हम जो इम्पोर्टेंट है उसी पे चर्चा करेंगे। तो ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा, फिर आपको भी लगेगा कि अरे बहुत शॉर्ट था ये तो। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम बजट अनुमान। ठीक है, 2024-25 इसमें दो चीज़ देखेंगे हम। पहला क्या? राजस्व प्राप्ति, और एक देखेंगे राजस्व व्यय। राजस्व व्यय, ठीक है, और इसी में हम घटा देंगे तो क्या मिलता है हमको? राजस्व आधिक्य। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय घटाएंगे तो हमको मिलता है राजस्व आधिक्य। अब राजस्व प्राप्ति कितना है? तो 1,25,900 करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजस्व प्राप्ति में अनुमानित वृद्धि कितना हुआ है? तो इसे भी ध्यान रखेंगे। वृद्धि हुआ है 13.07%। इसे भी ध्यान रखेंगे। राजस्व व्यय कितना है? तो 1,24,840.01 करोड़। ठीक है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? राजस्व अधिक। ये कितना है? 10,59.99 करोड़। ऐसे पढ़ना। 1,25,900 ऐसा पढ़ेंगे ना तो याद नहीं होता। इसको डिजिट्स वाइज याद रखेंगे। 10,59,12,59,00 ऐसा करके याद करेंगे तो याद होगा। ठीक है, ये वाला जो राजस्व आधिक्य है, ये अभी एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में ADO का या फिर ADI का, उसमें यह प्रश्न पूछा है, तो इसे स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि अध्याय 5 से प्रश्न पूछा गया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आगे एग्ज़ाम में भी अध्याय 5 और 6 से एक आध डेटा पूछ सकते हैं। इस बार राजस्व आधिक्य पूछा था, क्या पता इस बार राजस्व व्यय पूछ दे, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्ति। वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्या हुआ है? राजस्व में राजस्व प्राप्ति हुई है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति, और ये राजस्व प्राप्ति कितनी हुई है? तो यहाँ पे हमने देखा है राजस्व प्राप्ति कितना हुई है, तो 1,25,900 करोड़। तो राजस्व प्राप्ति को यहाँ पे लिख लेते हैं 1,25,900 करोड़। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसमें दो भाग हैं। ठीक है, दो भाग। ये दो भाग कौन कौन से हैं? एक कर राजस्व होता है, दूसरा होता है गैर कर राजस्व। ठीक है, यहाँ पे कर को मैं भूल गई हूँ। गैर कर राजस्व। ठीक है, तो बस इसका डेटा याद कर लीजिएगा आप कि कितना कितना है। तो कर राजस्व कितना है? तो ये है 93,700 करोड़। ठीक है, और गैर कर राजस्व कितने हैं? तो
32,200 करोड़। अब इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे हम, 93,700 करोड़ को और 32,200 करोड़ को, तो कितना होगा 1,25,900 करोड़। ध्यान रखेंगे राजस्व प्राप्ति की दो चीज़ों से होती है, एक कर राजस्व से और दूसरा गैर कर राजस्व से राजस्व की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। इतना ही डेटा इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। राजस्व कर में कौन कौन से कर आते हैं इसे भी देख लेते हैं। राजस्व कर के अंतर्गत आने वाले कर, तो ये है निगम कर, आयकर, उत्पाद कर, ये उत्पाद शुल्क बोल सकते हैं इसे, सेवा शुल्क और सीमा शुल्क। ये किस में आते हैं? तो राजस्व कर के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। अब देखते हैं जो अध्याय 5 था उसमें इतने ही डेटा इम्पॉर्टेंट है, इतना को ही आप पढ़ लेंगे। अगर और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक सर्वे के बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपको इतना डेटा भी भूल जाएंगे अगर सारा याद करने बैठे तो, इसलिए इम्पॉर्टेंट को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना अध्याय 6, यहाँ पे लिखते हैं हम अध्याय 6। अध्याय 6 का क्या है हमारा? तो संस्थागत वित्त एवं विनियोजन, ठीक है। संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। अब इस पे बात करते हैं। इसमें हम योजनाएं पढ़ेंगे, योजना कब स्टार्ट हुआ, इसकी पात्रता क्या क्या है, प्रावधान क्या है और इसमें किसको किसको कवर कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका जून 2024 की स्थिति में क्या है, या फिर ऐसा देख सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है ये डेटा चेंज होता है इसलिए स्थिति को छोड़ देंगे, बस हम इम्पॉर्टेंट जो है प्रारंभ कब हुआ, पात्रता क्या है, ये सब देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ हुआ 28 अगस्त 2014 को। इसमें पात्रता क्या क्या है? तो पात्रता है 10 से अधिक वर्ष की आयु के लोग, 10 वर्ष से अधिक, या प्लस लिख देते हैं, समझ जाएंगे आप। इसमें प्रावधान क्या है? तो प्रावधान क्या है कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग, जीरो बैलेंस में अकाउंट ओपनिंग हो जाता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसमें क्या क्या कवर करता है खाता धारक का? इसमें कवर करता है पहला कि दुर्घटना हो गया, ठीक है, दुर्घटना बीमा, तो इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। अगर जीवन बीमा है तो 30,000 रुपये दिया जाता है, और अगर ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट, तो कितना दिया जाता है? 10,000 रुपये दिया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ कब हुआ? तो आप ध्यान रखेंगे 28 अगस्त 2014 को हुआ। पात्रता है 10 वर्ष से अधिक आयु के लोग। प्रावधान है जीरो बैलेंस में अकाउंट खुल जाता है। कवर करता है दुर्घटना में 1 लाख, जीवन बीमा में 30,000 और ओवरऑल ड्राफ्ट में, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं जिसमें 10,000 को कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसको ऐसे लिख देती हूँ शॉर्टकट में, जीवन ज्योति योजना, ठीक है। इसमें क्या हुआ था ये देखते हैं, कब स्टार्ट हुआ ये? तो ये स्टार्ट हुआ
9 मई 2015। ठीक है, पात्रता क्या है इसका? तो 18 से 50 वर्ष के आयु के लोग इसमें पात्र होंगे। इसमें प्रावधान है कि 436 रुपये वार्षिक प्रीमियर। ठीक है, प्रीमियम ये है। अब इसमें बीमा कवर करता है, या लाभ बोल सकते हैं या कवर बोल सकते हैं। तो लाभ कितना है कि बीमा कवर करता है ये 2 लाख रुपए। कब? जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब ये मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ये कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ, यह भी 9 मई को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 9 मई 2015 को ही ये स्टार्ट हुआ था। इसमें पात्रता क्या है? 18 से 70 वर्ष तक के लोग इसमें पात्र होंगे। इसमें कितना मिलता है प्रावधान? तो इसमें प्रावधान है 20 लाख रुपए। ठीक है, 20 लाख रुपए 20 रुपए प्रीमियम वार्षिक। ठीक है, और इसमें क्या कवर करता है? तो वह कवर करता है अगर मृत्यु या विकलांग है। मृत्यु या स्थायी विकलांग मतलब पैर ही पूरा टूट गया, अब वो पैर बनेगा ही नहीं, ऐसा वाला, तो उसमें 2 लाख दिया जाएगा। ठीक है, अगर अस्थायी विकलांग है, अस्थायी विकलांग यानी पैर टूट गया है लेकिन वो बन जाएगा, वो फिर से वैसे ही चलने लगेगा, तो उसमें दिया जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ये जो योजना मैं बता रही हूँ आगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है, इसको आप स्टार मार्क करके लिखेंगे। चौथा योजना है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, इसे कब स्टार्ट किया गया? तो इसको स्टार्ट किया गया 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, और इसमें पात्रता क्या है? एलिजिबिलिटी, तो इसमें है 10 वर्ष से कम आयु के। ठीक है, 10 वर्ष से कम आयु नीचे कर दी, यानी कम आयु के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें प्रावधान क्या है? तो 250 रुपये सालाना देना पड़ता है। ठीक है, राशि को जमा करते हैं हम। तो फिर अगर हम सालाना 250 रुपये जमा करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमको क्या लाभ मिलेगा इसमें कि अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए है ये। लिमिट कितनी है कि 2 बालिकाओं को ये मिलेगा लाभ, इसका 2 बालिकाओं को। लिमिट है इसका 250 रुपये से 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट होता है। ये डिपॉजिट होता है ये 14 साल तक आप क्या करेंगे? जमा करेंगे। फिर 21 साल या शादी तक मैच्योरिटी रहता है इसका। ठीक है, जब तक शादी नहीं हो जाती। अगर आपको विड्रॉल करना है तो 50% विड्रॉल कर सकते हैं आप। अठारह वर्ष में। ठीक है,
किसके लिए? तो शिक्षा के लिए। अगर उस बच्ची को पढ़ाना है तो आप 50% विड्रॉल कर सकते हैं, ये बोल रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे डेटा समझ आए होंगे। ठीक है, एक और योजना पे बात कर लेते हैं हम, मुद्रा योजना। इसको आप नोट डाउन करते जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है जो मैं आपको बता रही हूँ। भले ही आपको बोर लग सकता है लेकिन एग्ज़ाम में ये आपके काम ज़रूर आएगा। ठीक है, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना क्या है? ये स्टार्ट हुआ 8 अप्रैल 2015। इसमें पात्रता क्या है? तो सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय वाले लोग इसमें शामिल होंगे। इसमें प्रावधान है 3 चरण के। ये 3 चरण कौन कौन से हैं इस पे बात करते हैं। मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। अगर शिशु हैं, 3 चरण हैं और इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। एक और भाग में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, पहला चरण क्या है? तो शिशु है। दूसरा कौन सा है? तो किशोर है। तीसरा है तरुण और एक आता है तरुण प्लस। ठीक है, अब इस पे क्या क्या मिलता है इस पे बात करते हैं हम। जो शिशु है उसको 0 से 50,000 तक दिया जाता है। ठीक है, और जो किशोर है उसको 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है। और जो तरुण है उसको 5 लाख से 10 लाख तक दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और तरुण प्लस है उसको 10 लाख से 20 लाख तक दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। अब ये योजना जो मैं आपको 5 योजनाएं बताई हूँ उसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं राज्य में बैंकिंग कार्यों की गतिविधि। इसको बस मैं ऐसे ही बताऊंगी थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है। बैंकों की संख्या कितनी है? अगर एग्ज़ाम में आ गया कि बैंकों की संख्या कितनी है तो कितनी है? ये मार्च 2024 की स्थिति में बात कर रहे हैं। यही डेटा हमारे पास है जो अपडेटेड है। ठीक है, 47 है। ये वाला जो डेटा है ना ये इकोनॉमी सर्वे में दिया है। इसके बाद कोई इसका काउंटिंग नहीं हुआ बैंकों का, इसलिए मैं ये बता रही। ठीक है, बैंकों की संख्या कितनी है? तो 47। शाखा की संख्या कितनी है? शाखा की संख्या कितनी है बोले तो 3412। ठीक है, और एटीएम की संख्या मान लीजिए पूछ दिया तो इसे भी ध्यान रखिएगा 3607। और पैसा कितना जमा हुआ है ऐसे इसको स्किप कर देते हैं, ये कोई काम का नहीं। ठीक है, अब कृषक लोग को ऋण दिया जाता है, इस पे हम थोड़ा बात करते हैं। पहला देखते हैं, ऋण व्यवस्था लिख देती हैं। कृषक ऋण व्यवस्था। ठीक है, पहले कृषक अल्पकालीन ऋण, दूसरा मत्स्य पालन ऋण, पालन ऋण, तीसरा उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण, चौथा लाख की खेती के लिए ऋण, पांचवा गौ पालन के लिए हेतु ऋण। ठीक है, इसको ऐसा बना लेते हैं। अब इसमें अधिकतम ऋण कितना दिया जाता है? ऋण राशि। ठीक है, कितना दिया जाता है इस पे बात करते हैं। तो अधिकतम दिया जाता है 5 लाख रुपए, मत्स्य पालन में 3 लाख रुपए तक दिया जाता है, उद्यानिकी में भी 3 लाख रुपए तक दिया जाता है, और लाख की खेती में पोषक वृक्ष जैसे कुसुम में
5,000, कुसुम में 5,000 रुपये, बेर में 900 रुपये और पलास में 500 रुपये दिया जाता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब है गौपालन में कितना रेट दिया जाता है, तो इसमें 2 से 3 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, आप परसेंट देख लेते हैं कितना कितना परसेंट दिया जाता है। इसमें 0% पे, मत्स्य में भी 0% पे, सारा 0% पे है। और किस पे दिया जाता है ये मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, इसमें भी 0। अगर 2 लाख रुपए तक अगर आपको रेट दिया जा रहा है गौपालन में, तो 1% रेट मतलब ब्याज दर लिया जाएगा, ब्याज दर। ठीक है, और अगर 3 लाख रुपए ले रहे हो आप, तो आपको 3% ब्याज दर से पटाना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे एक डेटा पूछता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फैक्ट है ये, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वर्ष 2021-22 में मत्स्य पालन एवं लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया। ध्यान रखेंगे, कृषि का दर्जा दिया गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतने सारे डेटा आपको याद हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कृषि एवं संबद्ध योजनाएं पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा अध्याय रहेगा कृषि, जिसको आप स्किप मत करिएगा। और लास्ट में अगर ये हमारा 16 चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, फिर हम इसका MCQ स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी सर्वे का, जैसा एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।